हाय गाइस, मैं हूं आयुषी एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। नया साल शुरू हो चुका है। अब अगर हम 2019 को एक लीगल पर्सपेक्टिव से देखें, क्योंकि ये एक लॉ चैनल है, तो हम देखेंगे कि इस ईयर में काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉज और जजमेंट्स पास हुई हैं। आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं जजमेंट्स को कवर करने वाली हूँ। बट उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू द सेम, ताकि आपको ऐसे अपडेट्स डेली मिलते रहें। तो इन जजमेंट्स को हम देखने वाले हैं एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो क्रोनोलॉजिकली चलते हुए सबसे पहले देखते हैं इंडिया होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट, जो जनवरी में आई थी, विच इज रिलेटेड टू महाराष्ट्र डांस बार्स। इसके बारे में आपने न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ा होगा और न्यूज़ में भी सुना होगा। चलिए देखते हैं इस जजमेंट में हुआ क्या था। तो पिटिशनर्स ने इस एक्ट को, जो है महाराष्ट्र प्रोहिबिशन ऑफ ऑब्सीन डांस इन होटल्स, रेस्टोरेंट एंड बार रूम्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन एक्ट को चैलेंज किया था ऑन द ग्राउंड दैट इट इज वायलेटिव ऑफ दीज आर्टिकल्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट ने इस एक्ट के प्रोविजंस को अपहेल्ड किया था, बट कुछ ऐसे प्रोविजंस थे इस एक्ट के जो कोर्ट ने स्क्रैप कर दिए या फिर डाइल्यूट कर दिए। देखते हैं वो प्रोविजंस क्या हैं। कोर्ट ने बोला कि डांसिंग एरिया और बार के बीच में पार्टीशन की ज़रूरत नहीं है। सर्विंग ऑफ अल्कोहल से भी बैन हटा दिया गया। रिक्वायरमेंट टू प्रूव गुड कैरेक्टर को कैंसिल कर दिया गया। बार डांसर्स के लिए टिप्स को अलाउ कर दिया, बट ये प्रोहिबिट किया कि जो भी कस्टमर्स हैं वो मनी शावर ना करें। इसके अलावा डांस बार्स का ऑपरेशन टाइम 6 PM to 11:30 PM रख दिया गया है। एंड इट ऑल्सो स्ट्रक डाउन द रूल ऑफ इंस्टॉलिंग CCTV कैमराज, क्योंकि इट वायलेट्स प्राइवेसी। इसके अलावा ये रिक्वायरमेंट वेव ऑफ कर दी है कि डांस बार 1 किलोमीटर अवे होना चाहिए फ्रॉम एनी रिलीजियस प्लेस और इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा CCTV कैमराज जो हैं वो एंट्रेंस पे इंस्टॉल करने की बात करी गई है, और इट इज़ नेसेसरी कि रिटन कॉन्ट्रैक्ट किया जाए इन एम्प्लॉयज़ के साथ। इसके अलावा जो भी कोई डांस बार ऑपरेट करना चाहता है उसके लिए लाइसेंस के स्ट्रिंजेंट कंडीशंस को भी रिलैक्स कर दिया गया है। चलिए अगला केस देखते हैं, जो हुआ था मार्च में, पुट्टूराजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इसको आप सरवना भवन मर्डर केस के नाम से भी जानते हैं। इस केस में क्या हुआ था कि राजगोपाल, जो सरवना भवन के फाउंडर हैं, जो एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है जो काफ़ी पॉपुलर चेन रह चुकी है, उन्होंने एक एस्ट्रोलॉजर के एडवाइस पे ये मान लिया कि अगर वो अपने एम्प्लॉय संत कुमार की वाइफ जीव ज्योति से शादी कर लेंगे तो उनका बिजनेस फ्लरिश हो जाएगा। तो इस मोटिव के लिए राजगोपाल ने अपने एड्स के साथ अपने एक्स एम्प्लॉय संत कुमार का मर्डर कर दिया, जिसके लिए ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने उन सभी लोगों को लाइफ सेंटेंस अवार्ड करी थी इन 2001। ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका था इन 2019, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस लाइफ सेंटेंस को अपहोल्ड किया। बट बाय द टाइम कि वो राजगोपाल कस्टडी में गए, उन्होंने सरेंडर किया, ही गॉट अ हार्ट अटैक एंड ही पास्ड अवे ऑन 18th of July 2019। मूविंग ऑन, अगला केस डील करता है एक काफ़ी सिवियर एलिगेशन से, जो थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई के अगेंस्ट। इस केस में क्या हुआ था कि एक्स सुप्रीम कोर्ट स्टाफ ने ये अलेज किया था कि जो एक्स चीफ जस्टिस थे मिस्टर रंजन गोगोई, ही हैड सेक्सुअली हैरेस्ड हर। सुप्रीम कोर्ट ने एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया कंप्राइजिंग ऑफ 3 जजेस, जिन्होंने ये बोला कि जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हैं जस्टिस A.K. पटनायक, वो इस केस में इंक्वायरी होल्ड करेंगे। इसके अलावा एक 3 जज इंटरनल पैनल भी बनाया गया टू प्रोब इनटू दीज एलिगेशंस। तो इन्वेस्टिगेशन कमिटी ने क्लीन चिट दे दिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। इस प्रोसीजर के दौरान जो कंप्लेनेंट है, शी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स बिकॉज ऑफ द प्रोब ऑफ लाइकलीहुड ऑफ बायस, एंड इस प्रोसीडिंग को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया थ्रू आउट द नेशन बाय सेवरल लॉयर बॉडीज, बाय NGOs, और आज तक इस कमिटी की रिपोर्ट पब्लिक में नहीं आई है। इसके बाद चलते हैं विक्रम चैटर्जी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, जहां पर
आम्रपाली का जो रजिस्ट्रेशन है रेरा एक्ट के अंडर वो कैंसिल कर दिया गया बिकॉज द आम्रपाली ग्रुप हैड साइफन्ड ऑफ मनी फ्रॉम द होम बायर्स। इस केस में ये बोला गया एनबीसीसी जो है वो आम्रपाली के पेंडिंग प्रोजेक्ट्स जो ग्रेटर नोएडा और नोएडा में चल रहे हैं उनको टेक ओवर कर ले। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी ये डायरेक्शन दिया गया कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और फेमा एक्ट के अंडर इट स्टार्ट्स एक्शन अगेंस्ट द अथॉरिटीज जो इस केस में इन्वॉल्व्ड हैं। नेक्स्ट केस जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट बनने वाला है रियल एस्टेट के केस में वो है पाइनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या हुआ था कि जो होम बायर्स हैं उनको फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का दर्जा दे दिया गया अंडर दी आईबीसी। आईबीसी एक अमेंडमेंट लाया था 2018 में जहां पर उन्होंने बोला था कि क्योंकि ये होम बायर्स का जो मनी है ये रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में यूज होता है फॉर कंस्ट्रक्शन, तो इट इज़ नेसेसरी कि इन होम बायर्स को फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की तरह ट्रीट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इन अमेंडमेंट्स को अपहोल्ड करते हुए ये कहा कि ये अमेंडमेंट वायलेटिव नहीं है ऑफ द आर्टिकल 14 दैट इज राइट टू इक्वालिटी और आर्टिकल 19(1)(g दैट इज फ्रीडम ऑफ ट्रेड। इसके अलावा आरटीआई केसेस काफ़ी चर्चा में रहे हैं 2019 में। एक ऐसा केस है डीएवी कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसाइटी वर्सेस डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस का, जहां पर यह होल्ड किया गया कि एनजीओज जो सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड हैं बाय द गवर्नमेंट दे विल बी कंसिडर्ड एज पब्लिक अथॉरिटी अंडर सेक्शन 2H ऑफ द आरटीआई एक्ट। अब चलते हैं इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस मनोहर लाल के केस में, जहां पर जस्टिस अरुण मिश्रा का रिक्यूजल सीक किया गया बाय द पिटिशनर्स ऑन द ग्राउंड कि वो पहले ही जजमेंट इस केस में दे चुके हैं गिविंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 24 सबसेक्शन 2 ऑफ द न्यू लैंड एक्विजिशन एक्ट, जिस सेक्शन के अंडर ये इंटरप्रिटेशन दिया गया कि अगर कोई भी लैंड एक्वायर होता है एंड उसकी कॉम्पेंसेशन अमाउंट पे नहीं होती या कोर्ट में डिपॉजिट नहीं होती, उस केस में ये एक्विजिशन लैप्स कर जाएगी। इस केस में जस्टिस अरुण मिश्रा जो काफ़ी स्ट्रिक्ट जज माने जाते हैं उन्होंने ये बोला दैट ही विल नॉट रिक्यूज हिमसेल्फ फ्रॉम दिस केस एंड ये जज के ऊपर है डिसाइड करना कि वो किसी केस से अपने आप को रिक्यूज करेंगे या नहीं। नेक्स्ट केस है सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल केस और जहां पर एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट दिया गया है इन द केस ऑफ बाबरी मस्जिद एंड अयोध्या डिस्प्यूट। इस केस में ये बोला गया है कि जो भी डिस्प्यूटेड लैंड है उस पर राम मंदिर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। मुस्लिम्स को ऑल्टरनेट लैंड ऑफ 5 एकर्स दिया गया है टू कंस्ट्रक्ट अ मॉस्क। इसके अलावा डिस्ट्रक्शन ऑफ बाबरी मॉस्क को इन वायलेशन ऑफ लॉ बताया गया है एंड इस केस के रिलेशन में काफ़ी रिव्यू पिटिशंस फाइल हुई हैं जो सब डिसमिस हो चुकी हैं। इस केस को मैं ऑलरेडी डिटेल में कवर कर चुकी हूँ एंड आई विल अटैच द लिंक हियर विद। जैसा कि मैंने बोला कि आरटीआई एक्ट काफ़ी चर्चा में रहा है 2019 में। इसका एक इम्पॉर्टेंट केस है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का आरटीआई के अंडर आना। इस केस को देखें अगर तो 2010 में दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑलरेडी ये बोल दिया था कि आरटीआई एक्ट वाज एप्लीकेबल टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफिस। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस जजमेंट को अपहोल्ड किया एंड सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इस पोजीशन की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करी जाए एंड कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को देखा जाए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। इसके अलावा जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो काफ़ी फेमस हैं अपनी सेपरेट ओपिनियन रखने के मामले में, उन्होंने ये बोला कि ये जो सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है टू अ हायर जुडिशरी दिस मस्ट बी डिफाइंड एंड इसको पब्लिक रील में लाना चाहिए। तो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज की अगर बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट केस आता है कर्नाटका असेंबली केस का, जहां पर क्या हुआ था दैट बीजेपी इलेक्शंस जीत गई थी बट कोएलिशन गवर्नमेंट ऑफ कांग्रेस एंड जेडीएस केम इनटू बीइंग, जिसके बाद 17 MLAs ने रिजाइन कर लिया। तो जो स्पीकर हैं उन्होंने इमीडिएटली रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया बट लेटर स्पीकर ने उन लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया फ्रॉम द
16th Karnataka Legislative Assembly अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ एंड उनको बार कर दिया गया कॉन्टेस्ट करने से करंट असेंबली के इलेक्शंस को। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के इस डिसीजन को अपहेल्ड किया, बट सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही साथ ये बोला कि डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो एंड ऑफ द टर्म तक नहीं हो सकता एंड दे कुड रिकंटेस्ट इन द अपकमिंग बाय पोल्स। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि अगर कोई लेजिस्लेटर रिजाइन करता है तो उस केस में अगर उसने कोई डिस्क्वालिफिकेशन किया है या फिर कोई डिफेक्ट किया है, वो उसका जो इफेक्ट है वो खत्म नहीं हो जाएगा एंड उसके लिए सेपरेट पनिशमेंट इन्फोर्सिएबल रहेगी। पॉलिटिकल इश्यूज के साथ साथ कुछ रिलीजियस इश्यूज भी सरफेस होके आए हैं 2019 में। ऐसा एक केस है सबरीमाला का, जहां पर कोर्ट ने ये अलाउ कर दिया था कि विमेन ऑफ ऑल एजेस कैन एंटर इनटू द टेम्पल, बट ये जो जजमेंट है ये अंडर रिव्यू रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने 3/2 की मेजॉरिटी से ये बोला कि जो इशू है वेदर द कोर्ट कैन इंटरफेयर इन द एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ द रिलीजन, ये डिटरमाइन किया जाएगा बाय अ लार्जर बेंच। और ये जो लार्जर बेंच है ये ऑलरेडी कंस्टिट्यूट हो चुकी है, जो 13 जनवरी से इन केसेस को सुनना शुरू करेगी। दिस बेंच कंप्राइजेस ऑफ 9 जजेस, जिसमें से पुराने कोई भी जजेस इंक्लूडेड नहीं है। इसके अलावा काफी टाइम से कंट्रोवर्सी में चलते आ रही रफाल डील को लेकर भी रिव्यू पिटिशन फाइल हुआ था। इस डील में गवर्नमेंट ने 36 रफाल जेट्स प्रोक्योर किए गए थे फ्रॉम फ्रेंच कंपनी। कोर्ट ने ये डिक्लाइन कर दिया कि वो इसके करप्शन की एलिगेशंस में कोई प्रोब एंटर करेंगे, बट KM जोसेफ जस्टिस जो हैं उन्होंने अपनी सेपरेट जजमेंट में ये बोला कि दिस जजमेंट विल नॉट स्टैंड इन द व्यू ऑफ CBI टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट दीज पीपल। इलेक्शंस की बात करें तो हाल ही में हमने देखा है कि महाराष्ट्र में काफ़ी कंट्रोवर्सी रही है शिवसेना और BJP की पार्टीज को लेकर। इस केस में क्या हुआ है कि NDA जो कोएलिशन गवर्नमेंट थी महाराष्ट्र में कंप्राइजिंग ऑफ BJP एंड शिवसेना, वो अपनी मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाई बिकॉज शिवसेना ने बैकआउट कर लिया ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट ओवर द CM कैंडिडेट। इसके बाद महाराष्ट्र के गवर्नर ने BJP के देवेंद्र फडणवीस को अलाउ कर दिया गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ सम लेटर्स सर्कुलेटेड बाय BJP। शिवसेना ने इस पोजीशन को चैलेंज करते हुए कोर्ट में पिटिशन फाइल करी और बोला कि उनको फ्लोर टेस्ट का मौका नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया अर्जेंट फ्लोर टेस्ट इन द महाराष्ट्र असेंबली ताकि कोई हॉर्स ट्रेडिंग ना हो और ऐसी अनफेयर प्रैक्टिसेस को कर्टेल किया जा सके। प्रेजेंटली शिवसेना की गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है महाराष्ट्र में विद उद्धव ठाकरे एज द CM। आर्बिट्रेशन एक्ट की बात करें तो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस काफ़ी इंपॉर्टेंस होल्ड करता है 2019 में, जहां पर ये माना गया कि जो सेक्शन 87 है जो 2019 के अमेंडमेंट से आया, जिसका इफेक्ट ये था कि अगर कोई आर्बिट्रेशन अवार्ड दिया गया है तो उस पे ऑटोमेटिक स्टे लग जाता है वंस अ पिटिशन अंडर सेक्शन 34 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट इज फाइल्ड विच इज टू चैलेंज द अवार्ड। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को स्ट्राइक ऑफ कर दिया है एज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ये प्रोविजन एज पर द बेंच क्रेडिटर्स को एक अपॉर्चुनिटी डिनाई करता है कि वो कंपनी से अपना पैसा वसूल कर सके। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ मेजर लॉज जैसे कि मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये सब भी पास हुए हैं इस ईयर में। इनकी सेपरेट वीडियोस मैं डिटेल में बना चुकी हूँ और इनके लिंक्स मैंने साथ में अटैच कर दिए हैं ताकि आप लोग होलिस्टिकली 2019 की लीगल डेवलपमेंट्स को समझ पाएं।